स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.4 सॉल्व किया था बच्चों, और अब हम सॉल्व करेंगे। ये हम लोग कर चुके हैं और हमने इसमें क्वांटाइजेशन का मतलब भी समझा था। सो नाउ बच्चों 1.4 करने के बाद इसी टॉपिक पर क्वांटाइजेशन पर हम आगे के क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन 1.11 which is also based on basically quantization. So the question is that a polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge of this value. तो इसमें क्या किया गया है, ये एक पॉलीथीन पीस है, दिस इज पॉलीथीन एंड दिस इज रब्ड विथ वूल। तो इसको पॉलीथीन जो है इसको रब किया है बच्चों वूल से, और बोल रहे हैं कि पॉलीथीन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव 3 × 10⁻⁻7 कूलम, ये इसके ऊपर चार्ज आता है। नाउ द फर्स्ट पार्ट, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो बच्चों पॉलीथीन के पास जो चार्ज आया है वो नेगेटिव है। इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें क्लियरिटी से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो वूल से पॉलीथीन में हुआ है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे, पॉलीथीन पीस हैव नेगेटिव चार्ज। पॉलीथीन पे बच्चों चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम wool to polythene। तो हमें बेसिकली एम्फसाइज करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए हैं, वूल से निकल के पॉलीथीन में गए हैं। नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताना है। तो बच्चों इस बॉडी पे जो चार्ज है वो किस टाइप का है, नेगेटिव टाइप का है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बच्चों जब भी बॉडी पे चार्ज नेगेटिव होगा तो हम लोग Q = -NE का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं Q = -NE। सो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएगा बच्चों -Q/E, या यू कैन से Q / -E। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q। तो हमें यहाँ से पता है कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। तो Q का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, ये हमने Q का वैल्यू डाल दिया, और माइनस के प्लेस पे -1.6 × E का वैल्यू मैंने आपको बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो बच्चों क्या होगा, कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो होंगे वूल से निकल के जो पॉलीथीन में जा रहे हैं वो आएगा बच्चों 3 में हम 1.6 का डिवाइड करेंगे। तो जब हम 3 में 1.6 का डिवाइड करेंगे तो आप लोग सॉल्व करेंगे इसको अपने आप, इट विल कम आउट टू बी 1.875 इंटू 10⁻, बच्चों ऊपर -7 है और ये नीचे से -19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। तो हम लोगों को मिलेगा 1.875 इंटू 10⁻12। तो ये हमारा आंसर होगा। इतने इलेक्ट्रॉन बच्चों वूल से ट्रांसफ़र होकर के पॉलीथीन में गए हैं। नाउ द बी पार्ट, इज देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, बट होता तो है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 ×
10⁻⁻31 किलोग्राम ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलीथीन में जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इतना जो मास है वो भी वूल से निकल के पॉलीथीन के अंदर गया है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जाएगा, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो मास ट्रांसफ़र हुआ है क्या इन्होंने बोला है। तो पहले बात तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास मास तो होता ही है। तो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा यस, यस मास is transferred from wool to polythene। डेफिनेटली वूल से पॉलीथीन में मास ट्रांसफ़र हुआ है। अब बच्चों इन्होंने इस देयर हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। दे डिडंट आस्क दैट कि हाउ मच मास इज ट्रांसफर्ड, बट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मास ट्रांसफर्ड, सो मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफ़र हुए हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो मास ट्रांसफ़र का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी, हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा बच्चों अप्रोक्सीमेटली 17 आएगा बेटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास ये अप्रोक्सीमेटली 17 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। बट अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास फाइनली ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻18 kg। तो इतना kg होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे जो नंबर होता है जो 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम, वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन होता है, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं। तो ये इतना मास ट्रांसफ़र हुआ है। अब देखो 10⁻−18 आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है दिस इज ए नेग्लिजिबल मास, नेग्लिजिबल मास। तो इसलिए हम लोग फील नहीं कर सकते। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट हल्की या भारी हो जाएगी, वो हम महसूस नहीं कर सकते बिकॉज ये जो मास ट्रांसफ़र होता है वो बहुत, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो ये नेग्लिजिबल मास ट्रांसफ़र होता है, इसलिए हम लोग इसको फील नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली यस मास ट्रांसफ़र तो हुआ ही है। मास ट्रांसफ़र होता है बट बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ओके, नाउ बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों, एनसीईआरटी का चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन है, बट गुड क्वेश्चन है। हमने कहा था कि हम चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइज और चैप्टर के अंदर के सारे क्वेश्चंस को ही हम लोग कवर करने वाले हैं। बिकॉज बेटा एग्ज़ाम में कई बार चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से भी आते हैं। तो हम लोग 1.1 एग्जाम्पल को ले रहे हैं यहाँ पे। सो इफ़ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाई और जैसा ये कह रहे हैं हमसे कि 10 इलेक्ट्रॉन 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। हर सेकेंड बेटा इतने इलेक्ट्रॉन, एवरी सेकेंड मतलब हर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से बाहर जा रहे हैं। तो इतना तो हमें भी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है और प्रोटॉन एक्सिस में बन जाएंगे। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि भाई 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बाहर जाते हैं, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज 1 कूलम्ब ऑन द अदर बॉडी। तो इनको वैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था -1 कूलम्ब, क्योंकि अगर एक बॉडी से अनदर बॉडी में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉडी में जा रहे हैं
तो बेटा बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी पे जो चार्ज आएगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रही है, तो वो उस पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो दूसरी बॉडी पे जो जब इस बॉडी से जब +1 कूलम -1 कूलम बाहर निकल जाएगा, -1 बाहर निकल जाएगा, तो इस बॉडी पे +1 कूलम आ जाएगा। तो इस बॉडी पे तो बेटा आएगा +1 कूलम, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी उस पे आएगा -1 कूलम। तो यहाँ पे इनको आंसर सेम आएगा, टाइम सेम आएगा, क्योंकि जब इस पे +1 कूलम आएगा तो इस पे -1 कूलम आएगा। टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी, तो अदर बॉडी पे -1 कूलम बोलना चाहिए था। जो हमारी ओरिजिनल बॉडी है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पे आएगा बेटा +1 कूलम। तो बात एक ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों प्रोसेस साथ साथ ही चल रही है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में बाहर निकल रहे हैं। तो पहले हम ये देख लें कि 1 सेकंड में कितना चार्ज इस पे आ रहा है प्लस में, और 1 सेकंड में इस पे कितना माइनस में अपीयर होगा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। सो चार्ज appeared in 1 second, तो वो होगा एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10⁹, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। इतना चार्ज जो आएगा वो आएगा 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड में इस वाली बॉडी पे पॉजिटिव में इतना चार्ज आएगा, और बेटा इस वाली बॉडी पे नेगेटिव में इतना चार्ज आएगा। तो सेम अमाउंट का चार्ज आएगा बट साइन अलग रहेगा। अब मुझे ये पता लगाना है कि 1 कूलम आने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं इसको एक लैंग्वेज में ऐसे लिख सकता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, दिस वैल्यू चार्ज, this value of charge appears in time equal to 1 second। ये जो चार्ज अपीयर होता है, ये अपीयर होता है 1 सेकंड में। इतने कूलम जो चार्ज अपीयर होता है वो 1 सेकंड में होता है। सो यूनिटरी मेथड से हम लिखेंगे, सो 1 कूलम charge will appear in time is equal to 1 divided by 1 second divided by 1.6 into 10⁻⁻10। देखो बेटा, दिस कूलम ऑफ चार्ज अपीयर इन टाइम 1 सेकेंड। तो इतने कूलम जो है वो 1 सेकंड में आता है। तो एक कूलम कितने में आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो दिस इज 10⁻⁻10 सेकेंड। तो हम लोग जब ये टाइम कैलकुलेट करेंगे तो ये टाइम हमारे पास 10⁻10 को हमने ऊपर भेज दिया और नीचे हो गया 1.6 सेकेंड। अब हमने 10⁻10 को लिखा 10 इंटू 10⁻9 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.6। तो बेटा हमारे पास ये टाइम का जो वैल्यू आया, नाउ बच्चों इसको डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अब बेटा ये क्या है कि बहुत ज़्यादा सेकेंड आ रहे हैं, बहुत बड़ा टाइम आ रहा है। तो हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम इसको डेज या ईयर्स में लिखें। तो अगर मैं इसको ईयर्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मुझे पता है कि 1 ईयर जो होता है, 1 ईयर होता है 365 डे, और यू कैन से 365, और डे को मैंने लिखा 24 आवर, और हावर को मैंने लिखा 3600 सेकेंड। तो 365 इंटू 24 इंटू 3600 सेकेंड, ये 1 ईयर में हो गए। तो 1 सेकेंड का वैल्यू कितना आएगा, तो मेरे पास 1 सेकेंड इक्वल टू आ जाएगा
1 सेकेंड का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 1 सेकेंड इक्वल टू 1/365 इंटू 24 इंटू 3600, इतने ईयर्स आ जाएंगे 1 सेकेंड में। तो मैं इस सेकेंड जो है, इस सेकेंड के प्लेस पे मैं यह वैल्यू डाल दूंगा तो मेरा आंसर ईयर्स में आ जाएगा। सो t इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁹ इंटू 1/365 इंटू 24 इंटू 3600, और ये होगा ईयर्स। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे देन फर्दर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल रफली कम आउट टू बी 198 ईयर्स। ये 198 साल के आसपास आएगा। इसका मतलब क्या है? अब इस क्वेश्चन को जरा फील करो। 10 की पावर 9 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 9 का मतलब मैं बोल सकता हूँ 10 की पावर 6 होता है 10 लाख, 10 की पावर 7 होता है 1 करोड़, तो 10 की पावर 9 हो जाएगा 100 करोड़। सो 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बाहर आ रहे हैं। 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बाहर निकल रहे हैं इससे। 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहे हैं, तब भी इसके ऊपर +1 कूलम्ब चार्ज आने में 198 ईयर्स लग जाएंगे। और इसके ऊपर बात हुई है -1 कूलम्ब चार्ज आएगा तो उसमें 198 साल लग जाएंगे। तो बेटा किसी यहाँ से कोई बॉडी है, कोई बॉडी से 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बाहर निकले और 1 कूलम्ब चार्ज आने में 198 साल लग जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दिस इज़ वेरी बिग टाइम। इट मीन्स, तो कंक्लूजन ये है कि 1 कूलम्ब चार्ज इज very big amount of charge, or you can say coulomb is very big unit। ये कोई छोटा यूनिट नहीं है, जैसे मिलीमीटर एक छोटा यूनिट होता है, माइक्रोमीटर, लेकिन किलोमीटर एक बड़ा यूनिट होता है। ऐसे ही चार्ज का जो है वो कूलम्ब जो है वो एक बहुत बड़ा यूनिट है। कूलम्ब इज़ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज का एक बहुत बड़ा यूनिट है। प्रैक्टिकल में बॉडीज़ पे जो चार्ज है वो कूलम्ब में नहीं होता। प्रैक्टिकल में जो चार्ज होता है बॉडीज़ पे वो माइक्रो कूलम्ब या नैनो कूलम्ब्स में होगा, क्योंकि कूलम्ब तो बहुत ही बड़ा चार्ज है और ये कोई छोटा मोटा यूनिट तो नहीं है। सो नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो गुड एग्जाम्पल, और ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। सो हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो देखिए बच्चों, ये कप ले लिया हमने, तो बेटा एक कप है पानी का, तो ये जो पानी का कप है, इस जिसमें जो वाटर है, इस वाटर के अंदर बेटा क्या है? तो इसके अंदर बेटा H2O मॉलिक्यूल्स। वाटर का मतलब हो गया H2O मॉलिक्यूल्स। अब H2O मॉलिक्यूल जो हैं वो बेसिकली क्या है? तो H2O मॉलिक्यूल का मतलब हो गया देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम एंड तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर। 1 H2O मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें बेसिकली प्रोटॉन होता है बेटा, न्यूट्रॉन नहीं होता। ध्यान रहे बेटा कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, मतलब 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल के अंदर। और ऑक्सीजन एटम में होता है बेटा 8 और 16। तो इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, हमें चार्ज निकालना है तो न्यूट्रॉन पे हम ध्यान नहीं दे रहे, और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो H2O मॉलिक्यूल जो होता है ना, एक मॉलिक्यूल, उसके अंदर अगर हम देखा जाए तो हमारे पास
8 प्रोटॉन तो हमें ऑक्सीजन से मिल गए, और एक हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, बट यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 प्रोटॉन मुझे यहाँ से मिल गए। तो टोटल मिला के 10 प्रोटॉन हो गए इसमें। और बेटा एटम या मॉलिक्यूल जनरली न्यूट्रल कंडीशन में होता है, तो हमें 10 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो हमें इससे मिल जाएंगे ऑक्सीजन से, और एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट मेरे पास तो 2 एटम है, H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे ये रिजल्ट ये निकलता है कि एक मॉलिक्यूल में जितना पॉजिटिव, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। और बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे भी उतना ही होता है, मैग्नीट्यूड वाइज, केवल नेचर अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि H2O मॉलिक्यूल्स का नंबर जो आएगा उसके बाद में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम ही आने वाला है। तो अब मुझे निकालना है, बस एक मेरा काम रह गया कि मैं इसके अंदर H2O मॉलिक्यूल्स, कितने H2O मॉलिक्यूल्स है ये फाइंड आउट कर लूँ कि कितने H2O मॉलिक्यूल इसके अंदर है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करें? जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि इसमें कितने ग्राम पानी है तब तक मैं नहीं निकाल सकता। अब देखो NCERT में क्या किया है कि इसमें जो मास जो है वाटर का वो एज्यूम किया है 250 ग्राम, बट बेटा एज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन के लिए मैं 180 ग्राम एज्यूम कर रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ 180 ग्राम वाटर, 180 ग्राम एज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो चलिए लेट द मास ऑफ वाटर, ये आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेट द मास ऑफ वाटर इन कप, कप के अंदर जो वाटर है उसका जो मास है दैट इज 180 ग्राम एज्यूम कर लिया अपन ने, 180 ग्राम। अब बेटा एक मोल, कोई भी चीज़ का एक मोल होता है ना, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 वो पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एक मोल एटम है तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम है। एक मोल H2O मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इतने H2O मॉलिक्यूल है। तो मैं इसमें मोल्स निकाल लेता हूँ। तो एक मोल का मास पता है तो मोल्स आ जाएंगे। तो इसमें जो टोटल मास है ये तो इतना है, दिस इज द टोटल मास। नाउ मास ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स। तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 H2O मॉलिक्यूल मतलब हो गया बेटा 1 मोल हो गया। ये वो होता है बेटा 18 ग्राम, जिसको मोलर मास भी हम लोग कहते हैं Me। नाउ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन कप में कितने मोल वाटर है? तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो 180 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम। ये बेटा एज्यूम करना ही पड़ेगा 180 ग्राम। तो आप अगर 180 ग्राम एज्यूम करें, भले NCERT में 250 दिया है, बट आपका रॉन्ग नहीं होगा बिकॉज उन्होंने भी एज्यूम ही किया है। तो ये हमारे पास 10 मोल्स आ गए, 10 मोल वाटर है बेटा हमारे पास। तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं? H2O मॉलिक्यूल्स इन कप ऑफ वाटर। तो इस कप में कितने मॉलिक्यूल है? तो एक मॉलिक्यूल में होता है Na नंबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए 10। तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोल पार्टिकल इन 1 मोल, तो 10 नंबर ऑफ मोल है, और एक में होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इतने। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया 6.02 इंटू 10 की पावर 24 H2O मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक मॉलिक्यूल में हमें पता है 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे बात करें कि प्रोटॉन्स, ये कप है
इस कप के अंदर मैं बात करूं प्रोटॉन्स की, तो 180 ग्राम जो हमने पानी लिया है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, तो एक मॉलिक्यूल में बेटा कितने 10 प्रोटॉन है, तो और इतने मॉलिक्यूल है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 की पावर 25 हो जाएगा, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 25 प्रोटॉन हो गए। और सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतने ही हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 25, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इन्होंने हमसे पूछा है इस कप के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन पे प्लस ही होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू एक प्रोटॉन पे होता है प्लस ही, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास आ गए 6.02 इंटू 10 की पावर 25 इंटू ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगा दैट विल बी, ये आ गया 10 की पावर 1.6 इंटू 6.2 करेंगे दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाएगा, ये 10 के आसपास आ जाएगा, 9.6 आ जाएगा, बट 9.6 मतलब 9.6 लिख लेते हैं, चलो 9.6 या 9.7 आएगा, और यह आ जाएगा मेरे पास 10 की पावर 6 कूलाम। तो बेटा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यार 1 कूलाम तो बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो ये तो 10 की पावर 6 कूलाम में आ रहा है, इतना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कप के अंदर। तो फिर हमने कहा था कि 10 कूलाम, बच्चों रियल में बताऊं 1 कूलाम इतना बड़ा चार्ज है, नेट 1 कूलाम इतना बड़ा चार्ज है कि अर्थ भी उसको स्टोर करे ये भी मुश्किल है, मतलब पूरी अर्थ भी स्टोर नहीं कर सकती। बट होता क्या है, अर्थ में तो मैनी कूलाम्स होता है, उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे जो 1 कूलाम जो हम बोलते हैं वो नेट चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कैंसिल होने के बाद जो बचता है दैट 1 कूलाम इज़ वेरी बिग, वही बेसिकली नेट चार्ज की बात होती है। लेकिन इस कप में इतने कूलाम कैसे रह पाता है, जबकि 1 कूलाम ही बहुत बड़ा है, तो इस कप में कैसे रहता है, और हम अगर 180 ग्राम पानी पी जाते हैं तो इतने कूलाम हमारे अंदर कैसे रह पाता है। तो बेसिकली बेटा इतने ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो जितना पॉजिटिव आया अगर मैं इसमें नेगेटिव चार्ज निकालूंगा तो वो मेरा आएगा -9.6 इंटू 10 की पावर 6 कूलाम। तो एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये नेगेटिव में आया और ये पॉजिटिव में आया, ये बेटा एक दूसरे को कैंसिल करके टोटल 0 बना लेते हैं। तो नेट 1 कूलाम तो बहुत भयंकर है, बहुत बड़ा है, पर अगर मैं इस कप के अंदर टोटल चार्ज की बात करूं तो जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज आया ये वाला, उतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, और टोटल करें तो 0 है। तो नेट चार्ज 0 है, पॉजिटिव जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, इसलिए ये चार्ज हम लोग रख पाते हैं, वरना तो 1 कूलाम ही बहुत बड़ा है। बट अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज मिल जाएं और कैंसिल आउट होते रहे तो फिर तो कितने भी कूलाम चार्ज मिल सकता है आपको, कितने भी कूलाम स्टोर किया जा सकता है, बट वो जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव। एक सिंगल टाइप का चार्ज अगर बात करें तो सिंगल टाइप का 1 कूलाम भी बहुत बड़ा होगा बेटा। सो दिस इज फॉर एग्जांपल कि अगर एक बॉडी के अंदर 101 कूलाम पॉजिटिव है और 100 कूलाम नेगेटिव है, तो टोटल आया प्लस का 1 कूलाम। ये वेरी बिग है, ये इतना बड़ा है जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि ये एक इंसान क्या एक पूरी पृथ्वी पे नहीं आ सकता, पूरी पृथ्वी इसको स्टोर नहीं कर पाएगी। तो नेट 1 कूलाम बहुत बड़ा है, बाकी कैंसिलेशन हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके बच्चों, तो क्वांटाइजेशन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कुछ कमेंट्स भी करो कि सर कैसे मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसा समझा रहे हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए इसके अंदर। तो बेटा कमेंट करके बताओ आपको अच्छा लगा नहीं लगा, और सभी को शेयर करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे फिजिक्स के ऊपर। थैंक यू सो मच बच्चों।